हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक की सारी बैंकिंग फाइनेंस की न्यूज़ को कवर करना है। किसी वजह से संडे को न्यूज़ नहीं आ सकी, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी मेरी आईज में, लेकिन नाउ आई एम ओके। तो हम इस वीडियो को कर रहे हैं, हम इस सेशन को कर रहे हैं। 7 अगस्त से 13 अगस्त की जितने भी इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में न्यूज़ आई है उन सबको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर रफ्तार के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। करंट अफेयर रफ्तार हमारे परचम क्लासेस का एक नया इनिशिएटिव है, जिसके अंदर आपको जनवरी 2023 से जून 2023 की जितनी भी न्यूज हैं वो सारी न्यूज आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड मिल जाएगी। न्यूज में सिर्फ हेडलाइंस आपको मिलेंगी, ठीक है। जो भी हेडलाइंस है, जैसे क्विक रिवीजन जिससे आपकी हो जाएगी। आपको गहराई में पढ़ने का वक्त नहीं होता जब एग्जाम पास आते हैं। आपको ऐसा चाहिए कि मोटा मोटा मटेरियल हमको मिल जाए जिससे हमारी रिवीजन हो जाए। ये उसके लिए बेस्ट तरीका रहेगा रिवीजन का। जितनी भी थीम्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इन सभी थीम्स की 6 महीने की हेडलाइंस आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड मिल जाएगी। परचम क्लासेस पे ये आ चुका है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। कोर्सेज चल रहे हैं कुछ, एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, एसएससी इकोनॉमी का कोर्स और एसएससी पॉलिटी का कोर्स। और भी हमारे जितने भी कॉम्बो पैक के अंदर, यानी कि जितने भी आपको यहाँ पे जीए कोर्स के अंदर टीचर्स दिख रहे हैं, अगर आपको इनमें से किसी भी टीचर का इंडिविजुअल कोर्स लेना होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। सारे प्राइसेस बहुत कम, सारे जो कोर्स हैं बहुत कम प्राइसेस पे हैं। ऑलरेडी प्राइस में कट डाउन हमने किया हुआ है। आप लोग एनरोल कर सकते हैं कोर्सेज में। सारे बैच हमारे रिकॉर्डेड मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप क्लिक करें पेमेंट पे, सारा सिलेबस आपके हाथ में आ जाए। ऐसे इंतजार नहीं करना आज टीचर का ये हो गया वो हो गया। आपका सिलेबस आपके पास अपनी कन्वीनियंस से अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। तो अपनी न्यूज देखते हैं हम इस हफ्ते में क्या क्या न्यूज आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसका असर आप सब पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। ये क्या न्यूज है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी, इन्होंने अनाउंस किया है कि 1 नवंबर 2023 से हम कुछ चीजों के इंपोर्ट पर बैन लगा रहे हैं। कुछ चीजों का इंपोर्ट हम नहीं करेंगे। ये कौन कौन सी चीजें हैं? ये है लैपटॉप्स, कंप्यूटर और उनके कंपोनेंट्स। हम लैपटॉप्स का, कंप्यूटर का और कंपोनेंट, क्योंकि बहुत सारा सामान हमारा हांगकांग से, चाइना से, वियतनाम से आता था, अब उसके इंपोर्ट पे हमने बैन लगा दिया है कि अब इंपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम भारत के अंदर ही अपना सामान बनाएंगे। अब क्या कहा गया है कि हमने ये कहा है कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर यानी एचएसएन कोड 8471 वाले प्रोडक्ट्स हम लोगों ने इंपोर्ट करने बंद कर दिए हैं। 1 नवंबर 2023 से हम ये कर देंगे। रिस्ट्रिक्शंस जो है वो एप्लीकेबल 1 नवंबर 2023 से हो जाएंगी। इससे असर क्या होगा और ऐसा क्यों किया है? व्हाट आर द रीजंस? रीजन ये है ताकि एक तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, हमको दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, हमारी रिलायबिलिटी अपने ही देश पे रहे, हम डोमेस्टिक काम ही, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ही बढ़ाए। अब इससे क्या होगा? ज्यादा इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी आईटी की, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा और एक्सचेंज रेट भी हमको परेशान नहीं कर सकेगा। क्योंकि जब भी आप बाहर से कोई सामान मंगवाते हो तो आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, और डॉलर और रुपया बहुत एक गैप आने लगा है। एक डॉलर के बराबर मतलब 82 रुपीज लगभग के बराबर एक डॉलर होने लगा है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर महंगा ही महंगा होता जा रहा है, सामान महंगा ही होता जा रहा है, और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को नौकरियां नहीं मिल रही। तो सभी तरफ दिमाग दौड़ाते हुए सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि हम इंपोर्ट को बैन करके भारत के अंदर ही ये सामान बनाएंगे, ठीक है। जिससे हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को काम मिलेगा। एक तो ये वजह है। दूसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि भारत ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है? वैसे तो ये बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस सेशन में नहीं, मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ। प्रोडक्शन लिंक्ड, इसको देखो, यानी आपकी प्रोडक्शन से आपके इंसेंटिव्स को लिंक कर दिया है। आप इतना प्रोडक्शन करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, आप इतना प्रोडक्शन करोगे आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। दिस इज पीएलआई स्कीम। और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को आईटी हार्डवेयर फील्ड के अंदर भी, इस सेक्टर के अंदर भी लॉन्च किया हुआ है। इससे क्या होगा कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे आपको इंसेंटिव बढ़ेगा, यानी इंपोर्ट कम करेंगे तभी तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर क्या कर रहे हैं? इससे क्या होगा? हमारा जो पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी था वो बढ़ रहा था। जब हम दूसरे देश से इंपोर्ट करा रहे थे,
ये सारे आईटी के प्रोडक्ट्स। तो इससे हमारी सिक्योरिटीज को बहुत ज्यादा ऐसे खामियाजा भुगतना पड़ता था। उसकी वजह क्या है, वो लोग कोड सेट करके दे रहे हैं, वो लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता था, बहुत सारी जगह हमको सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। अब सारी चीजें भारत के अंदर ही होगी तो हम सिक्योर भी ज्यादा होंगे। ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिससे ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़े और इंडिजिनस मैन्युफैक्चर जो है उनको काम ज्यादा मिले। तो ये सारी वजह है ये स्टेप उठाने की। मेन चीज रोजगार है, रोजगार आप लोगों को मिलेगा। इस रिस्ट्रिक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा हम उसकी बात करते हैं। ठीक है। इस रिस्ट्रिक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा हमें उसकी बात करनी है। इसको देखिए, प्रभाव ये पड़ेगा शुरुआत में सप्लाई चेन के अंदर काफी प्रॉब्लम आने वाली है। अब क्योंकि लोगों ने ऑर्डर करे, भारत एकदम से बाहर से मंगा लेता था और जो भी ऑर्डर आए हैं उनको पूरा कर देता था। लेकिन अब क्योंकि हम बाहर से नहीं मंगाएंगे तो जो ऑर्डर्स हमको आते हैं, जो डिमांड जनरेट होती है, उसको मीट करने में टाइम लग सकता है। तो सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हम फेस कर सकते हैं। आपको पहले ही बुकिंग करके रखना पड़ेगा अगर आपको लैपटॉप या अपना आईटी का सामान आपको मंगवाना है तो। ठीक है। यानी अप्रूवल के लिए आपको वेट लेना पड़ेगा। हो सकता है डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम की वजह से इन चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएं, आपको इन फील्ड्स के अंदर इन्फ्लेशन देखने को मिले। या हो सकता है आप जो मॉडल चाह रहे थे वो मॉडल आपको ना मिले, क्योंकि अभी तक विदेशों से वो मॉडल्स बनते आ रहे थे। अब भारत ही बनाएगा तो हो सकता है आपको मॉडल में, आपकी पसंद में, आपके कलर में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। लेकिन गारंटी इस चीज की, श्योरिटी सरकार, गवर्नमेंट इस चीज की श्योरिटी दिलवा रही है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है। इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को तो बेनिफिट होगा ही, ये आपको पता ही है कि सामान जब यहीं बनेगा तो बेनिफिट होगा ही। डेल का मतलब सबसे ज्यादा एग्जिस्टिंग प्लेयर्स लैपटॉप में कौन से हैं मार्केट के अंदर, अभी जो सबसे ज्यादा लैपटॉप चलते हैं, डेल का, एचपी का, लेनोवो, एसर, एसस और एप्पल। ठीक है। ये जितने भी इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब चाइना, वियतनाम और ताइवान से और बाकी देशों से आ रहे हैं। अब इनके प्राइसेस में भी इंक्रीज हो जाएं, क्योंकि भारत में बनेंगे तो सप्लाई कम होएगी, डिमांड ज्यादा होएगी। धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट न्यूज, दैट इज, अच्छा, एक एचएसएन कोड मैंने आपको बताया कि इस एचएसएन कोड का जो प्रोडक्ट है उसके इंपोर्ट को बैन किया जा रहा है। तो ये एचएसएन कोड होता क्या है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, पूरा नाम इसका ये है। ये एक यूनिक कोड होता है जो हर प्रोडक्ट को मिलेगा जो इंटरनेशनली ट्रेड किया जा रहा है। हर उस प्रोडक्ट को मिलेगा जो इंटरनेशनली ट्रेड किया जा रहा है, और हर 5 साल के बाद इस कोड को रिवाइज किया जाता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये कोड आपको देती है। इससे कस्टम अथॉरिटीज को पहले ही पता लग जाता है कि ये कोड का ये गुड पाएगा और इस पे इतना टैक्स लेना है। मैन्युफैक्चरर्स को भी पता लग जाता है कि इस कोड का प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट पाएगा, ऐसी इसकी क्वालिटी पाएगी, यहाँ से आया होगा। यानी हर प्रोडक्ट का कोड जो है वो अलग है। ठीक है। और हर 5 साल के बाद ये रिवाइज होता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन आपको ये प्रोवाइड कराती है, ये एचएसएन कोड होता है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड ने सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर टोकेनाइज्ड ट्रांजैक्शंस के लिए जारी कर दिया है। अब मैंने आपको समझाया था टोकेनाइजेशन क्या होता है। देखो टोकेनाइजेशन में क्या होता है, मैं आपको बताऊं अगर थोड़ा सा डिटेल में, टोकेनाइजेशन के अंदर होता क्या है। कार्ड टोकेनाइजेशन आरबीआई का एक नया स्टेप है जिसके अंदर क्या होता है, एवरी कार्ड होल्डर को, जितने भी कार्ड होल्डर हैं, एटीएम कार्ड होल्डर हैं, उनको एक टोकन मिलेगा, एक टोकन कार्ड मिलेगा। मतलब मान लीजिए आपका कार्ड नंबर है 123456781010, ये आपका कार्ड नंबर है। तो आपको कहीं पे भी डिटेल में कार्ड नंबर नहीं डालना। हर कार्ड नंबर के हिसाब से एक टोकन जारी हो जाएगा। मान लीजिए इस कार्ड नंबर के हिसाब से टोकन हो गया ABC123। आपको ये डिटेल ना देके शॉपिंग करते हुए, ई कॉमर्स करते हुए, ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आपको ये टोकन कार्ड देना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो रियल डाटा है वो सिक्योर रहा। सामने वाले टीम के पास आपका टोकन पहुंचा है, आपकी रियल डिटेल्स नहीं पहुंची है। और यहाँ पे आरबीआई इस टोकन कार्ड के हिसाब से आपके अकाउंट्स को, आपके अकाउंट से पैसा काट देगा। ठीक है। अब क्या कहा गया है, जितनी भी ये टोकन कार्ड से ट्रांजैक्शन होंगी वो सीवीवी फ्री होंगी। आपको पता है एक सीवीवी नंबर होता है, बैक साइड में कार्ड के 3 डिजिट्स का एक सीवीवी नंबर होता है जो आपकी सिक्योरिटी पर्पस से लागू किया होता है। तो अब क्या कहा गया है,
कि आपकी ट्रांजैक्शन को हैसल फ्री बनाने के लिए, आपकी ट्रांजैक्शन को इजी बनाने के लिए और फास्ट बनाने के लिए सीवीवी की जरूरत नहीं रहेगी। सीवीवी की जरूरत नहीं रहेगी हैसल फ्री बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है जो कार्ड टोकनाइजेशन से होंगी, अब वो सीवीवी फ्री हो जाएंगी। मास्टर कार्ड ने इसको लॉन्च कर दिया है, ठीक है। सीवीवी होता क्या है? 3 डिजिट का एक नंबर होता है जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बैक साइड पे प्रिंट होता है, ठीक है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए अब क्या कहा गया है कि आपका सीधा वन टाइम पासवर्ड आएगा, आपको सीवीवी नहीं डालना है। सीवीवी लेस सिस्टम ऑलरेडी जोमेटो ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। जो जोमेटो है उसने ऑलरेडी सीवीवी फ्री पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है, ये बात बताई जा रही है। अभी क्या बताया जा रहा है कि रिसेंट न्यूज मई 2023 में वीजा ने भी सीवीवी फ्री कुछ पेमेंट्स को अलाउड कर दिया था भारत के अंदर, अब मास्टर कार्ड ने भी अलाउ कर दिया है। देखो रुपे कार्ड कब करेगा। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड द एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड एंड कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। ये क्या कह रहा है? मैंने आपको लास्ट क्लास में सीडीएमडीएफ फंड के बारे में बताया था, सीडीएमडीएफ फंड के बारे में बताया था। ये उसी से रिलेटेड न्यूज है। जिसको इसके बारे में डिटेल में जानना है पिछले हफ्ते की न्यूज देख लेना। इस फंड के अंदर क्या होता है वैसे मैं यहाँ पे भी बताऊंगी। अभी न्यूज क्या है कि महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट कर दिया गया है, इसका इनॉग्रेशन कर दिया है श्रीमती निर्मला सीतारमन ने। ये क्या फंड था इसको समझो। जैसे देखो क्या होता है, हर इंसान जो इन्वेस्टर है वो डरता है जब भी मार्केट नीचे जा रही है, जब भी मार्केट कमजोर हो रही है, मार्केट के अंदर रिसेशन आ रहा है, तो हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि मेरे जितने भी फंड्स मैंने लिए हुए हैं वो फंड्स सेल हो जाएं, वो बेचना चाहता है। लेकिन खरीदने को कोई तैयार ही नहीं होता क्योंकि मार्केट में मंदी आई हुई है। सबको एक कॉन्फिडेंस बनता ही नहीं कि ये मार्केट कब सही होगी, हमें पैसा लगाना चाहिए ना लगाना चाहिए। तो एक अलग से फंड बना दिया है सीडीएमडीएफ, और इस फंड के अंदर 33,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। 3,000 करोड़ रुपए तो भारत सरकार दे रही है, ठीक है। और बचे हुए 300 करोड़ रुपए जो हैं वो आपको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से मिलेंगे। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? जो लोन वापस ना आने पे सामान नीलाम होता है, सामान ऑक्शनिंग हो जाती है ना। आपने लोन लिया था, आप लोन वापस नहीं चुका सके, तो सामान की ऑक्शनिंग हो जाती है, यानी नीलामी हो जाती है। तो जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, ये उस सामान की नीलामी करती है। तो क्या कहा है, 300 करोड़ रुपए तो ये कंपनी देगी और 3,000 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी, ठीक है। अब आप जितने भी फंड्स में पैसा लगाओ, निश्चिंत होके लगाओ। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर रिसेशन आ गया है और हम अपने फंड्स को बेचना चाहते हैं, तो इस फंड से आपको पैसे मिल जाएंगे। इस फंड से आपको पैसे मिल जाएंगे, यानी सरकार आपकी उन सिक्योरिटीज को खरीदेगा। हर सिक्योरिटी को खरीदे ये जरूरी नहीं है, ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। हर सिक्योरिटी को खरीदे ये जरूरी नहीं है। सिक्योरिटी की क्वालिटी रेटिंग देख के कंपनी की फिर सरकार इस फंड से पैसा रिलीज करेगा। तो इसकी बाकी डिटेल जानने के लिए आप पिछले हफ्ते की न्यूज में चले जाओ, वहां पे मैंने सीडीएमडीएफ डिटेल में बताया हुआ है। कुल मिला के क्रक्स आपको यहाँ भी पता लग गया। सीडीएमडीएफ इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बनाया गया है, और ताकि मार्केट में फंड की कमी ना हो, क्योंकि लोग डर के फंड में पैसा लगाते ही नहीं है, इन्वेस्ट करते ही नहीं है कि कहीं मार्केट में रिसेशन आ गया तो फंड कौन खरीदेगा। तो अब निश्चिंत होके आप पैसा लगा सकते हो डेट मार्केट के अंदर, उधार दे सकते हो बड़ी बड़ी कंपनियों को, क्योंकि जब आप अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहोगे तो वो आसानी से भारत सरकार खरीद लेगी और आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी बात यहाँ पे बताई गई है। सीडीएमडीएफ क्या है? मार्केट डिसलोकेशंस के लिए, मतलब जब मार्केट में गड़बड़ है, ये एक बैकस्टॉप फैसिलिटी बनाई है। फाइनेंशियल क्राइसिस में लिक्विडिटी सपोर्ट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया है। ये एक तरीके का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। इसमें 33,000 करोड़ रुपए होंगे। 33,000 में से 30,000 सरकार के और 3,000 करोड़ रुपए एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो इसके अंदर लगाएंगी, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, इसको याद रखना। एएमसी कंपनीज जो है वो इनको लगाएगी, ठीक है। तो ये पूरी, अच्छा, इस फंड की गारंटी कौन ले रहा है? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, एसजीएनसीजीटीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी जो है इस फंड की गारंटी ले रहा है कि हम हैं, तुम घबराओ मत, पैसा तुम्हारा कहीं नहीं डूबा है, ठीक। उसके बाद
अगली न्यूज है, नाबार्ड ने 1974 करोड़ रुपए राजस्थान गवर्नमेंट को दिया है अब उसके RIDF में। अब मेरा मकसद जो है ये फंड को समझाना है। फंड क्या है RIDF, इस पे SSC में सवाल बन गया था। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। देखो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो भी न्यूज में चल रहा है उस न्यूज के बीच की बात की कोई बात पूछ ली जाती है, तो हमको ये समझना चाहिए कि इस न्यूज के अंदर किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है और उन टर्म्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स पे कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। न्यूज के अंदर जो भी चल रहा है उनकी टर्मिनोलॉजीज पे सवाल बनते हैं, उनके इफेक्ट्स, उनकी इंप्लीमेंटेशन पे सवाल बनते हैं, चाहे किसी भी पेपर की बात कर लो। तो आप जाने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये क्या है। नाबार्ड के अंदर ये एक फंड बना हुआ है और इस फंड का जितना भी पैसा होता है, इस फंड का जितना भी पैसा होता है, RIDF का जितना भी पैसा होता है, वो रूरल एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जो बैंक अपना प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40% तक पूरा नहीं कर पाते, जितना बच गया है, मान लीजिए किसी बैंक ने 40% पैसा PSL कैटेगरी में डालना था पर उसने नहीं डाला, 38% ही डाला, तो बचा हुआ 2% RIDF में ही आ जाता है। अब क्या कहा गया है कि इतना सारा पैसा RIDF फंड में डाला गया है, यानी राजस्थान के अंदर सैनिटेशन और वाटर को लेके, और साथ में रूरल रोड्स को अच्छा कर रहे हैं राजस्थान के ट्राइबल एरिया के अंदर या गांव के एरिया के अंदर, सैनिटेशन और रोड्स पे ये पैसा खर्च किया जा रहा है। ये नाबार्ड का एक अलग फंड होता है जिसका मकसद ही रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। इसमें क्या है, 2500 गांव के अंदर पोर्टेबल वाटर्स पहुंचाने हैं। ठीक है, पोर्टेबल वाटर पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है, बहुत सारे माइक्रो इरिगेशन के काम करने हैं और सड़कों का निर्माण करना है, यानी इंफ्रा बनाना है। नाबार्ड पे सवाल बन सकता है। नेशनल बैंक, पूरा नाम बता दूं, कहीं पे भी नहीं आया एक भी बार इसका पूरा नाम, तो मैं आपको पूरा नाम बता दूं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये पूरा इसका नाम है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन श्री शाजी केवी हैं। ये कब बना था, 12 जुलाई 1982 को ये बना था। ठीक है, एक एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके लिए पर्टिकुलर कानून बना हुआ है 1981 का। ये एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो रूरल बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक्स को देखता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। तो ये नाबार्ड को लेके पूरी न्यूज थी। इसके बाद अगली न्यूज है, यूपीआई ट्रांजैक्शन ग्रोज टू 44% टू 15 लाख करोड़ इन जुलाई। ये क्या कह रहा है, जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इससे आपकी ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही हैं। इस न्यूज को मैंने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि कभी कभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई क्वेश्चन बन गया, मान लीजिए मेंस का, तो आपको वहां पे डाटा लिखना होता है, तो आप बताएंगे कि यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम में भी और वैल्यू में भी। यूपीआई क्या है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये थोड़ा छोटा आपको दिख रहा है, मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं तो यूपीआई क्या है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है। ये एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जितने भी बैंक्स हैं उन सभी बैंकों का आधार यूपीआई बन गया, मतलब यूपीआई पर आधारित एप्स बन रही हैं। जिसमें क्या हुआ, अब आपको अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ती कि एसबीआई के लिए एसबीआई बड़ी, किसी के लिए योनो बैंक, ऐसे अलग अलग नहीं करना। यूपीआई के माध्यम से ही आपके सारे काम हो जाएंगे। यहाँ पे इंटर ऑपरेबिलिटी की समस्या नहीं रहेगी, यानी मेरे पास अगर फोन पे है तो सामने वाले के पास पेटीएम भी हो तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। गूगल पे से सब जगह पैसा आपका डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम यूपीआई ने ही सॉल्व की है। ये एक ऐसा पेमेंट इंटरफेस है जिसके आधार पे जितनी भी एप्स बन रही हैं वो यूनिफाइड है, वो एक जैसी बन रही है। ठीक है, और इट इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई को डेवलप किया था अप्रैल 2016 में। अभी क्या आ गया है, अभी यूपीआई लाइट भी आ गया है। अब यूपीआई लाइट को अभी बताऊंगी क्योंकि न्यूज में है यूपीआई लाइट भी, उसको अभी बताऊंगी। अगली न्यूज देख लेते हैं कौन सी है, शायद वो यूपीआई लाइट की ही है। अच्छा, ये न्यूज क्या है, ये न्यूज काम की नहीं है, कभी भी ये न्यूज आपसे नहीं पूछी जाएगी, पर इसमें एक टर्म है वो पूछी जाएगी, तो उस टर्म के लिए मैंने इस न्यूज को यहाँ डाला है। टर्म क्या है समझाऊंगी, पहले न्यूज देख लो। स्टार हेल्थ ने
स्टैंडर्ड चार्टर बैंक को ऑफर किया है कि आपके जितने भी कस्टमर हैं उनको हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। जब कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ कोलैबोरेट कर रही है कि हम आपके कस्टमर्स को इंश्योरेंस की फैसिलिटी देंगे, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है जिसका नाम है बैंक श्योरेंस। क्या टर्म है? बैंक श्योरेंस। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि बैंक श्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस कंपनी जब बैंक के कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की बात कर रही है कि आप यहाँ पे अगर खाता खुलवाओगे तो आपको इतना इंश्योरेंस मिल जाएगा, हेल्थ सर्विसेज का या एजुकेशन का या किसी भी चीज का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। जब इंश्योरेंस कंपनीज बैंक से लिंक हो रही है, इसको कहते हैं बैंक श्योरेंस। इससे बैंक को कस्टमर मिल गया और इंश्योरेंस को भी क्लाइंट मिल गया। तो इससे दोनों के लिए ही फायदा होता है। ये टर्म समझानी थी मुझे, इसलिए ये न्यूज इंक्लूड की। अगला है, सेबी ने आईपीओ रूल्स को चेंज कर दिया है और लिस्टिंग टाइम 3 डेज से 6 डेज से 3 डेज कर दिया है। ये क्या है इसको समझो। पहले 6 दिन था लिस्टिंग टाइम, अब 3 डे। अब देखो क्या होता है, जब इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च होते हैं तो आप लोग भी एप्लीकेशन लगाते हो, ठीक है। अब जैसे ही एप्लीकेशन आ जाती है तो एक डेट फिक्स होती है, इस डेट तक आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, इशू डेट होती है। जिस दिन वो डेट एंड हो रही है, जितनी एप्लीकेशन आनी थी आ चुकी। अब स्टॉक एक्सचेंज पे उसको लिस्ट करना होता है। स्टॉक एक्सचेंज पे वो जितने शेयर्स हैं उनको लिस्ट करना होता है। इसको कहते हैं लिस्टेड ऑफ द शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। पहले क्या होता था, जिस दिन ये डेट का एंड होता था, 6 दिन के अंदर अंदर आपको लिस्ट करवाना पड़ता था। अब क्या कह दिया, 6 डेज नहीं, अब 3 दिन के अंदर अंदर आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर अंदर आपको लिस्ट करवाना पड़ेगा। और अगले एक दिन में, मतलब कि लिस्ट हुआ, फिर यानी T+1 डे, एक दिन के अंदर अंदर आप कस्टमर से पैसा ले लोगे और उसको शेयर दे दोगे। एक दिन का ही टाइम है, कस्टमर से पैसा ले लो और उसको शेयर दो। और 2 दिन के अंदर अंदर T+2 डेज में जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए, हर किसी को शेयर अलॉट हो ये जरूरी नहीं। मान लीजिए शेयर लेने वाले तो लाख लोग आ गए और शेयर तो मेरे पास केवल 10,000 ही है, तो कई लोग ऐसे होंगे जिनको शेयर मिलेगा ही नहीं। तो जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए, 2 दिन के अंदर अंदर उसका पैसा वापस करना है, रिटर्न करना है। ये पूरी न्यूज है। न्यूज क्या है कि पहले 6 दिन के अंदर लिस्ट करने होते थे, अब 3 दिन में करने हैं। पहले ज्यादा समय मिलता था शेयर बांटने का, अब एक ही दिन मिलेगा, पैसा ले लो शेयर दे दो। और जिनको शेयर नहीं मिले, 2 दिन के अंदर अंदर उनका जो पैसा है वो रिटर्न करो। ये सारी बात यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सेबी की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 को बना था एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह, लेकिन आज ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेबी एक्ट 1992 में। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है। चेयरमैन मधाबीपुरी बोच है, पहली विमेन है जो सेबी को चेयर कर रही है। एक रेगुलेटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ठीक है, कैपिटल मार्केट की रेगुलेटर है। नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने यूपीआई लाइट पेमेंट्स को 500 रुपए पर ट्रांजेक्शन करने का प्रपोजल दिया है, अभी हुआ नहीं है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में यूपीआई लाइट के बारे में बताया था। यूपीआई लाइट क्या है समझो, जैसे आपका फेसबुक लाइट है, आपको बार बार पासवर्ड नहीं भरना पड़ता, इसी तरीके से यूपीआई लाइट में आपको बार बार अपना कोड नहीं भरना। इसमें क्या होगा, आप मैक्सिमम 200 रुपए की पेमेंट कर सकते हो। एक टैप से 200 रुपए की पेमेंट आप एक बार में कर सकते हो। आप एक दिन में 2,000 रुपए 2,000 रुपए इस यूपीआई लाइट के वॉलेट में डाल सकते हो। फिर 200 की पेमेंट 10 बार करी, 2,000 खत्म हो गए। उसी दिन फिर 2,000 रुपए और डाल सकते हो। मतलब मैक्सिमम 4,000 रुपए आप एक दिन में इस वॉलेट में डाल सकते हो। और 200 रुपए की मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो एक बार में, एक बार में, ठीक है। यानी दिन के 4,000 खर्च कर सकते हो यूपीआई लाइट से। आरबीआई ने अब क्या कह दिया है, आरबीआई ने कह दिया है कि ये जो 200 रुपए की ट्रांजेक्शन है इसको बढ़ा के 500 की कर दो। अभी सिर्फ प्रपोजल दिया है, एनपीसीआई मानेगा नहीं मानेगा अभी नहीं पता, ये सिर्फ प्रपोजल दिया है, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी आज के क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन है एचएसएन का फुल फॉर्म, एक तो ये बताना है क्या होता है, और ये बताना है इसको प्रोवाइड कौन करवाता है, प्रोवाइडेड बाय, कौन इसको प्रोवाइड कराता है, कौन एचएसएन कोड देता है, ये आपको बताना है। ये 2 सवाल आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।